Assalamu alaikum. This is Shahriar Hussain and this is your lecture number 25, Preferred Stock Features Business Finance ACCA 501. सो इस लेसन्स के अंदर जो हाईलाइटेड आप पॉइंट्स देख रहे हैं ये आपके कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और जो अंडरलाइंस हैं वो आपके MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है. लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टॉक विद डिविडेंड प्रायोरिटीज़ ओवर कॉमन स्टॉक्स. ठीक है. प्रेफर्ड स्टॉक्स मींस प्रेफर्ड से हमें मतलब कि नाम से वाज़ेह हो रहा है कि हम किसी को किसी के ऊपर फजीलत दे रहे हैं, बढ़तरी दे रहे हैं. ठीक है. सो वो कहता है कि स्टॉक विद डिविडेंड प्रायोरिटीज़ ओवर कॉमन स्टॉक. ठीक है. जिनके पास प्रेफर्ड स्टॉक होता है उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है कॉमन स्टॉक के ऊपर, नॉर्मली विद अ फिक्स्ड डिविडेंड रेट. आमतौर पर इनके पास जिन शेयर होल्डर्स के पास प्रेफर्ड स्टॉक होता है उनको फ़िक्स्ड डिविडेंड रेट मिलता है. फ्लेक्सिबल नहीं होता, कभी कम नहीं होता, कभी ज़्यादा नहीं होता. कंपनी को लॉस हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, अगर उसके डायरेक्टर्स डिविडेंड पे कर रहे हैं तो उसको एक फ़िक्स रेशो के अंदर ही जो उनसे तय की गई है एग्रीमेंट के थ्रू, ठीक है, उसी रेशो के थ्रू उनको डिविडेंड दिया जाएगा. समटाइम्स विदाउट वोटिंग राइट्स. ठीक है. और जो प्रेफर्ड स्टॉक्स होल्डर्स होते हैं बाज़ उनको वोटिंग राइट नहीं दिया जाता कि वो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनको सिलेक्ट कर सकें. अच्छा, उसके बाद जो अगली चीज़ है वो कहता है प्रेफरेंस मींस ओनली दैट द होल्डर्स ऑफ द प्रेफर्ड शेयर्स मस्ट रिसीव अ डिविडेंड. ठीक है. जो प्रेफर्ड शेयर्स होल्डर्स होंगे उनको ज़रूर डिविडेंड जो है वो दिया जाएगा बिफोर होल्डर्स इफ़ कॉमन शेयर्स आर इंटाइटल्ड टू एनीथिंग. ठीक है. यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जो कंपनी है फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई चीज़ मतलब कोई एसेट्स वगैरह सेल आउट करती है या जो कंपनी है वो बैंकरप्सी के अंदर चली जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, तो वो अपने एसेट्स वगैरह सेल करने के बाद जो वो पैसा है वो सबसे पहले अपने प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को देंगे, देन कॉमन स्टॉक्स वालों को शेयर होल्डर्स को देंगे. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट स्टेटेड वैल्यू क्या होती है. वो कहते हैं कि प्रेफर्ड शेयर्स हैव स्टेटेड लिक्विडेटिंग वैल्यूज़. ठीक है. जो प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं इनके लिक्विडेटिंग वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि ये इजीली जो इनके एसेट्स हैं वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं. कैश डिविडेंड इज़ डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ डॉलर पर शेयर. ठीक है. यहाँ पे रुपीज़ पर शेयर भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू लाइक कंट्री नेटिव लैंग्वेज और करेंसी. ओके. अकोमोलेशन ऑफ डिविडेंड क्या है. कहता है कि अ प्रेफर्ड डिविडेंड इज़ नॉट लाइक इंटरेस्ट ऑन अ बॉन्ड. ठीक है. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें उसने बताया कि अ प्रेफर्ड डिविडेंड इज़ नॉट लाइक इंटरेस्ट ऑन अ बॉन्ड. ठीक है. जिस तरह आपको इंटरेस्ट के बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है इस तरह प्रेफर्ड के ऊपर डिविडेंड इस तरह से नहीं है, उस पर इंटरेस्ट इस तरह से नहीं मिलता. द डायरेक्टर में डिसाइडेड, डायरेक्टर जो डिसाइड करते हैं नॉट टू पे द डिविडेंड, कि अगर वो चाहें कि वो डिविडेंड पे ना करें ऑन प्रेफर्ड स्टॉक इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेट इनकम ऑफ द कंपनी. यानी कि अगर आपकी कंपनी की उस साल सेल इतनी अच्छी नहीं रही, ठीक है, तो जो डायरेक्टर्स हैं वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस साल हमने डिविडेंड नहीं देना. ऑलराइट. उसके बाद है डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक में बी आइदर अकोमोलेटेड और नॉन अकोमोलेटेड. अकोमोलेटेड हम उस चीज़ को कहते हैं यानी कि ऐसे प्रेफर्ड स्टॉक शेयर होल्डर्स जिनको अगर एक साल डिविडेंड ना मिले और अगले साल उनको कंपनी डिविडेंड दे तो वो प्रीवियस ईयर का भी डिविडेंड पे करती है. ठीक है. यानी कि प्रीवियस ईयर प्लस करंट ईयर का डिविडेंड मिलता है. और जो नॉन अकोमोलेटेड होते हैं वो ऐसे स्टॉक्स होल्डर होते हैं जिन्हें पिछले साल का नहीं मिलता, लेकिन जब उन्हें न्यू ईयर का जो डिविडेंड मिलता है वो सिर्फ उसी करंट ईयर का डिविडेंड होता है. ठीक है. और उन्हें वोटिंग राइट्स होते हैं, जबकि जो अकोमोलेटेड होते हैं उनको वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं. अच्छा जी. कहते हैं कि अनपेड प्रेफर्ड डिविडेंड आर नॉट डेट ऑफ द फ्रंट. ठीक है. जो प्रेफर्ड डिविडेंड है जो अनपेड होते हैं वो डेट नहीं होते फर्म के लिए. अच्छा जी. आगे वो क्या बात कर रहा है. वो कहता है कि समटाइम्स दीज डिलेड पेमेंट एंड कंपनसेटेड बाय द वोटिंग राइट्स. अच्छा.
However, in this scenario, common stockholder must also forego dividend. Sometimes they delayed payments and compensated by the voting rights. ठीक है, यानी कि पेमेंट्स डिलेड अगर हो जाती हैं, जिनकी अकोमोडेटेड जो हैं स्टॉक होल्डर, अगर उनकी पेमेंट्स डिले हो जाती हैं बाज़ का, तो इनको कंपनसेट कर दिया जाता है वोटिंग राइट दे के। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इज़ प्रेफर्ड स्टॉक डेट। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स आर ओनली इंटाइटल्ड टू रिसीव आ स्टेटेड डिविडेंड एंड दे आर ओनली इंटाइटल्ड टू स्टेटेड वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स। ठीक है, सिंपल बात है, समझ आ गई होगी होपफुल। प्रेफर्ड स्टॉक होल्ड क्रेडिट रेटिंग मच लाइक बॉन्ड्स। ठीक है, जो प्रेफर्ड स्टॉक्स होती हैं, जिस तरह हमने बॉन्ड्स की पढ़ी हैं, AAA, AA, ठीक है, BBB, BBB, इस तरह से प्रेफर्ड स्टॉक्स की भी रेटिंग्स होती हैं बॉन्ड्स की तरह। दीज आर समटाइम्स कन्वर्टिबल इनटू कॉमन स्टॉक एंड आर ऑफन कॉलेबल। ठीक है, कन्वर्टिबल ऑफ कॉमन स्टॉक यानी कि इसको बाज़-औक़ात अपनी प्रेफर्ड स्टॉक को कॉमन स्टॉक के अंदर कन्वर्ट्स भी करवा सकते हैं, और ये अक्सर कॉलेबल होते हैं। कॉलेबल का मतलब ये होता है कि आप जो इसका मैच्योरिटी टाइम ऑफ पीरियड होता है, एक जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक स्टॉक लिया, कंपनी कहती है कि आप 10 साल के बाद इसको कॉलेबल करवा सकते हैं, यानी कि आप कंपनी को 10 साल के बाद दे दो और वो उसके पैसे आपको दे देगी। वो मैच्योरिटी टाइम पीरियड से पहले भी दे सकती है और बाद में भी दे सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कंपनी आपको इसके मुतालिक क्या गाइडलाइन देती है। अच्छा जी, द स्टॉक मार्केट सिंपली हमारे पास दो ही होती है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट हम सबको पता है, जहाँ पे आपके न्यूली जो शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स ट्रेड किए जाते हैं, वो आपकी प्राइमरी मार्केट होती हैं, और वहाँ पे कंपनी सेल्स करती है अपनी सिक्योरिटीज़ मनी राइज करने के लिए। और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, जहाँ पे प्रीवियसली यूज्ड जो बॉन्ड्स होते हैं या स्टॉक्स होते हैं, उनको ट्रेडिंग किया जाता है। अच्छा, डीलर्स क्या होते हैं? बेसिकली डीलर्स आपके पास एक एजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि आपके जो बॉन्ड या स्टॉक होते हैं उनके सेल एंड बाय करते हैं और उसकी इन्वेंट्री को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, एक याद रखिए कि डीलर का काम होता है इन्वेंट्री को मेंटेन करना। ठीक है, ब्रोकर का काम इन्वेंट्री को मेंटेन करना नहीं होता, हम ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, फिर एक लास्ट लाइन मैंने अंडरलाइन की, उसमें क्या है, द प्राइस दैट द डीलर विशेस टू पे इज़ द बिड प्राइस। वो प्राइस जो डीलर आपसे चाहता है कि आप उसको पे करें, वो उसकी बिड प्राइस होती है। एंड द प्राइस एट विच द डीलर सेल्स द सिक्योरिटी इज़ कॉल्ड द स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, और जिसके ऊपर वो आपको सिक्योरिटी सेल करता है बार्गेनिंग के बाद, वो आपकी स्ट्राइक प्राइस होती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये MCQs में आती हैं। द डिफरेंस बिटवीन द बिड एंड आस्क प्राइस इज़ कॉल्ड द स्प्रेड कहलाता है। ठीक है, अब ब्रोकर कहता है एंड ब्रोकर an agent who arranges the security transaction among investors, matching investors wishing to buy securities with the investor wishing to sell securities। ठीक है, ब्रोकर्स का काम क्या होता है? बेसिकली ब्रोकर क्या होता है? एक दरमियान का एजेंट कह लें इसको। ठीक है, जो क्या करता है, एक बेचने वाले और ख़रीदने वाले के दरमियान काम करता है। यानी कि उसका काम होता है कि वो जो चीज़ आप सेल करना चाह रहे हैं जिस प्राइस के ऊपर, वो उस प्राइस के ऊपर दूसरे बंदे को बेच डाले, या दूसरा बंदा जिस प्राइस पे वो चीज़ ख़रीदना चाहता है उसको उसकी प्राइस पे दिलवा दे। ठीक है, एन एजेंट हु अरेंजेस सिक्योरिटीज़, अरेंज करता है, देखिए अरेंजेस सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शंस अमंग इन्वेस्टर्स, अमंग इन्वेस्टर्स के दरमियान। ठीक है, मैचिंग इन्वेस्टर्स विशिंग, जो कि मैच करती हैं इन्वेस्टर्स की ख्वाहिशात से, टू बाय सिक्योरिटी के सिक्योरिटीज़ ख़रीदे, विद इन्वेस्टर विशिंग टू सेल सिक्योरिटी, और इन्वेस्टर क्या ख्वाहिश होती है कि वो क्या करें, सिक्योरिटीज़ को सेल करें। अच्छा, दे डू नॉट बाय एंड सेल द सिक्योरिटीज़, ठीक है, फॉर देयर ऑन अकाउंट। वही बात आ गई। ठीक है, वो ख़ुद कोई चीज़ ला के ख़रीद और फ़रोख्त नहीं उसकी करता। फैसिलिटेटिंग ट्रेड्स अदर इज़ देयर द बिज़नेस। ठीक है, फैसिलिटेट करना ये भी एक अदर ट्रेड ऑफ बिज़नेस है। मिसाल के तौर पर कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है और वहाँ पे एक उस बिल्डिंग ने अपनी मेंटेनेंस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए एक अलग से फैसिलिटी मैनेजमेंट का एक अदारा है, कोई कॉरपोरेशन, उससे रब्ता किया, उससे कहा कि आप हम बिल्डिंग की मेंटेनेंस करें। ठीक है, हम आपको पे करेंगे जो भी चीज़ है होगी। ठीक है, वो कहेगी ओके। ठीक है, तो एक बिल्डिंग के अंदर एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को लाना कि हर चीज़ों को मेंटेन करेगी। ठीक है,
दैट इज़ कॉल्ड ब्रोकर। ठीक है, कैपिटल बजटिंग आपकी स्टार्ट होगी है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब तक आपको मैं ये इन चीज़ों के बारे में थ्योरेटिकली ना दिखा सकूँ तो तब तक आपको होपफुली बातें समझ ना आ पाएंगी, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ और ये आपने याद रखनी है। नेट प्रेजेंट वैल्यू ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, और ये सबसे फर्स्ट कह लें कि स्टेप होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू कैपिटल बजटिंग के अंदर। ज़्यादातर जो फर्म्स होती हैं वो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV के नाम से भी ये मशहूर है, इसको यूज़ करती है। बेसिकली ये होती क्या है, देखिए जी, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, द डिफरेंस बिटवीन एन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू एंड इट्स कॉस्ट इज़ कॉल्ड द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक घर है, वो है 10 लाख रुपए का। ठीक है, आपका घर है 10 लाख रुपए का, आपने अब उसके ऊपर कुछ एक्सपेंस लगाया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 लाख रुपया मज़ीद उस पर लगा दिए, टिचम टाप कर दिया, आपने टाइले शाले पत्थर पुत्थर लगा दिया, LEDयाँ लगा दी, स्विमिंग पूल बना दिया, बहुत कुछ आपने कर दिया, 10 लाख लगा दिया आपने उस पर। अब वो हो गया 20 लाख रुपए का। ठीक है, अब आप उसकी एक मार्केट वैल्यू लगवाते हैं। मार्केट वैल्यू आपको कहती है कि ये 30 लाख रुपए का निकल जाएगा। ठीक है, तो अब आपको आइडिया हो गया कि हमने जो कॉस्ट लगाई वो थी 20 लाख रुपए। ठीक है, टोटल, और मार्केट वैल्यू क्या है 30 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपए में से जब 30 लाख रुपए माइनस करेंगे तो आपके पास को प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10 लाख रुपए का। तो सुने, जो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है ना, ये आपको बताती है, कहती है कि अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, मार्केट प्राइस से कम होगी, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी मार्केट प्राइस से कम होगी, ठीक है, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू लेस देन 0 होगी या मार्केट प्राइस से कम होगी, तो जो वो प्रोजेक्ट है या वो इन्वेस्टमेंट है वो आप रिजेक्ट करते हैं। ये याद रखिएगा, अगर NPV इज़ लेस देन 0 देन द इन्वेस्टमेंट विल बी रिजेक्ट। ठीक है, इफ़ द NPV इज़ ग्रेटर देन द 0, ग्रेटर देन द 0 लाइक 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ग्रेटर देन द 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव में होनी चाहिए। ठीक है, देन वो आपका एक्सेप्ट होगा। सही है। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो एक और चीज़ है वो मैं बता देता हूँ। अच्छा, इसमें आपको हमेशा इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको दी जाती है। ठीक है, आपको रेट बताया जाता है, रेट से मुराद के आपका डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न जो होता है R होता है, आपको वो दिया जाता है इसके अंदर। ठीक है, और टाइम पीरियड बताया जाता है कि कितने टाइम पीरियड तक होना चाहिए। इनिशियल जो अमाउंट होती है उसको हम हमेशा माइनस के कंसीडर करते हैं, और आगे वो 0 पॉइंट पे हमारे पास आती है, जैसे यहाँ पे इसने लिखा हुआ है। आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जैसे उसने आपको बताया हुआ है कि $20 हुई हुई है। ठीक है, कैश इनफ्लोज है, आउटफ्लोज इसने रखे हुए हैं -14,000 के। ठीक है, जो कि आपका एक्सपेंडिचर्स थे जिसके पास 6,000 है, और 2,000 आपकी सैलरीज वैल्यूज़ थी जो कि आपका बेचने के बाद जो आपकी यानी कि एसेट्स वगैरह जो बच जाते हैं, मशीनरी वगैरह, वो 2,000 रुपये के बाद में आपके बिकेंगे। ठीक है, जिसको उसने प्लस करके 8 ले, बाकी इन सबको सम अप कर दिया उसने। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। इस पे सिंपल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लगेगा। जब आप वो फॉर्मूला उसमें पुट करेंगे, ठीक है, कैश फ्लो आपका आएगा, और सिंपल फॉर्मूला जो लगता है, ठीक है, एन्युटी का, वो आप पुट करेंगे, उससे जो आंसर आएगा तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आपके इनिशियल अमाउंट होगी उसमें से उसको माइनस कर देना, जो आपके पास एन्युटी का फॉर्मूला लगाने के बाद आएगा। ठीक है, अगर माइनस करने के बाद वैल्यू पॉजिटिव में आती है देन तो हम कहेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज़ हम इसको रिजेक्ट करेंगे। ऑलराइट। अच्छा जी, कुछ चीज़ें हाईलाइट मैंने ऊपर क्या की हुई थी, कहता है कि ट्राई टू एस्टिमेट द फ्यूचर कैश फ्लो। ठीक है, अच्छा, वी एक्सेप्ट द न्यू बिजनेस टू प्रोडक्ट एंड अप्लाई डिस्काउंट कैश फ्लो प्रोसीजर टू एस्टिमेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो, estimate the difference between the present value of the future cash flows and the cost of the investment. This is known as the DCF, discounted cash flow evaluation. This is not important. अच्छा जी, मैंने यहाँ पे लिखा है इफ़ NPV इज़ नेगेटिव द इफेक्ट ऑन शेयर वैल्यू विल बी अनकम्फर्टेबल। ठीक है, इफ़ द NPV विल पॉजिटिव द इफेक्ट विल बी फेवरेबल एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी एक्सेप्टेड इफ़ द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ पॉजिटिव। ठीक है, वही बात पॉजिटिव होगी, एंड रिजेक्टेड इट इज़ द नेगेटिव। अच्छा, ये आपको एक शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि अगर NPV की वैल्यू 0 हो तो
इक्वल टू ज़ीरो हो, यानी कि इवन ब्रेक इवन पॉइंट पे, तो क्या होगा, तो सिंपल होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे जब आते हैं तो फिर आप पे डिसाइड करता है, आप पर डिसाइड करते हैं कि आप वो इन्वेस्टमेंट लेते हैं कि नहीं लेते। अच्छा जी, नीचे उसने 2 कमेंट्स के अंदर भी यही बात की हुई जो मैंने आपको बताई है। बाकी आपका ये लेसन जो प्रॉपर शुरू हो रहा है वो लेसन नंबर 26 से एनपीवी से शुरू हो रहा है। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू डिस्क्राइब यू एंड एक्सप्लेन यू हाउ टू यूज़ द एनपीवी इन द कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट। सो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, कुछ समझना आए तो ग्रुप में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और दूसरा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।